रात का समय था। पुणे की हवा में अजीब सी ठंडक थी। वैसी ठंडक जो दिसंबर की नहीं बल्कि किसी अनजान डर की है। शहर की रोशनियों के पीछे छिपा था एक कोना, एक ऐसा इलाका जहां लोग रात के बाद नजरें तक उठाकर नहीं देखते थे। उस जगह का नाम है कांचवाड़ी और वहां खड़ी है एक सदियों पुरानी हवेली जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते हैं। अंदर मत देखना। हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी उस हवेली की खिड़कियों के भीतर झांकता है उसे वहां कोई खड़ा दिखाई देता है और फिर वह व्यक्ति कभी पहले जैसा नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉन्टेड कहानी में। आज की ये कहानी है पुणे की एक भूतिया हवेली के बारे में। आज की इस हॉन्टेड कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉन्टेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली हॉन्टेड कहानियों का आप आनंद ले पाएं। तो चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। 2019 की गर्मियों में 26 वर्षीय प्रतीक मेहता पुणे में अपनी नई नौकरी के लिए आया था। उसने शहर का रास्ता और शांत इलाका खोजते खोजते उसी कांचवाड़ी क्षेत्र में कमरा किराए पे ले लिया। कमरे से कुछ दूरी पर वो पुरानी हवेली दिखती थी। सफ़ेद दीवारें, काली पड़ी खिड़कियां और टूटा हुआ लकड़ी का दरवाज़ा। उसकी मालकिन शांता काकू उसने पहली रात चेतावनी दी। बाबू, रात को 12 के बाद बाहर मत निकलना और कभी भी हवेली की तरफ देखकर रुकना मत, चाहे कुछ भी सुनाई दे। प्रतीक ने हंसते हुए बात टाल दी। उसे लगा गांव की बूढ़ी औरतों वाली ये सामान्य पुरानी कहानियां होगी, लेकिन ये उसकी पहली गलती थी। तीसरी ही रात गर्मी से परेशान होकर प्रतीक बालकनी में आ खड़ा हो गया। सड़क सुनसान थी। ठंडी हवा में अचानक उसे लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। उसकी नज़र अनायास हवेली की दूसरी मंजिल की टूटी खिड़की पर पड़ी और उस खिड़की में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला लेकिन आंखें लाल तेज, जैसे किसी शिकार को देख रही हो। प्रतीक के देखते ही वो औरत धीरे धीरे खिड़की के पास आई और मुस्कुराई। उसकी वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। प्रतीक डरकर भीतर भागा, लेकिन वो हादसा यहीं खत्म नहीं हुआ। रात भर उसे हवेली से किसी के कांच खटखटाने की आवाजें आती रही, जैसे कोई बार बार कांच पर उंगलियां फेर रहा हो। दो दिन बाद मोहल्ले में अफवाह फैल गई कि देर रात 3 बच्चे गायब हो गए। शांता काकू ने बताया कि बच्चे हवेली के पास खेलते थे और कहा करते थे, हवेली में कोई दीदी रहती है, वो हमें बुलाती है। पुलिस ने जांच की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हवेली के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। उसी रात पहली बार प्रतीक को बच्चों की आवाज़ें सुनाई दी। भैया, दरवाज़ा खोलो, हमें बहुत ठंड लग रही है। आवाज़ उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला वहाँ कोई नहीं था, बस गीले छोटे छोटे पच्चे जो उसकी बालकनी की तरफ जाते थे और वहाँ से सीधे हवेली की ओर मुड़ जाते थे। डर से परेशान होकर प्रतीक ने अपने ऑफिस के दोस्त आदित्य को बुलाया। आदित्य व्यंग में बोला,
यार तूने कुछ देखा होगा, लेकिन भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। चल हवेली में चलते हैं, अभी के अभी। प्रतीक मान गया। शाम को दोनों टॉर्च लेकर हवेली के भीतर घुसे। अंदर बदबू थी, सड़न की, नमी की और कुछ ऐसा जो जीते जागते लोगों से नहीं आता। जमीन पर पुराने खिलौने बिखरे थे, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और बीच हॉल में पड़ा था एक पुराना दर्पण जिसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था। जैसे ही उनकी टॉर्च की रोशनी दर्पण पर पड़ी, शायद आप उम्मीद करेंगे कि उसमें उनका ही प्रतिबिंब दिखे, लेकिन नहीं। दर्पण में जो दिखा वो था तीनों लापता बच्चे और वो लाल आंखों वाली औरत बिल्कुल उनके पीछे खड़ी। दोनों चीखे और बाहर भागे। प्रतीक भागते भागते गिर पड़ा, लेकिन आदित्य ने कहा, उठ, जल्दी उठ। हवेली का दरवाजा फट से बंद हो गया। टॉर्च बंद होने लगी और अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बीच आकर खड़ा हो गया है। ठंडी सांस, किसी के बेहद पास आने का एहसास। आदित्य ने दर्पण की घटना को दरकिनार कर दिया, पर वही रात उसे आखिरी बार सामान्य दिखी। अगले 2 दिनों में आदित्य की हालत बिगड़ने लगी। वो बार बार कहता, वो दर्पण में फंसे हैं, वो बाहर आना चाहते हैं। उसकी आंखें लाल रहती और हाथ कांपते रहते। तीसरी रात उसने प्रतीक को फोन किया। मैंने उस घर में देखा, वही औरत, वो मेरे पीछे खड़ी है। लाइन कट गई। सुबह आदित्य अपने कमरे में बेहोश मिला। दर्पण के सामने, दर्पण पर उंगलियों से लिखा था, एक को ले गई, अब बाकी भी आएंगे। प्रतीक अब बुरी तरह डर चुका था। वो शांता काकू के पास गया और हवेली का इतिहास पूछने लगा। काकू ने कांपते स्वर में बताया, 40 साल पहले वह हवेली में रहने वाली वसुंधरा नाम की महिला मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। उसे लगता था कि दर्पण में कोई उसे देखता है, कोई उसे बुलाता है। एक रात उसने अपने ही बच्चों को कांच के दर्पण में धकेलने की कोशिश की और खुद भी वहीं गिर पड़े। लोगों का कहना था कि वो दर्पण के भीतर समा गई और जो भी उसे देख लेता है उसे भी वो अंदर ही खींच लेती है। बाद में वहां खेलने गए कई बच्चे गायब हो गए और कुछ ही समय बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस औरत की वो बात सुनने के बाद प्रतीक ने तय किया कि वो इन सब चीज़ों का अंत करेगा। वो रात को अकेला हवेली पहुंचा, बस एक जलती लालटेन और एक हाथ में मंदिर का प्रसाद। जैसे ही वो दर्पण वाले कमरे में पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी। फर्श पर खुद ब खुद खिलौने घूमने लगे और दर्पण में धुन जमा हो गई। धीरे धीरे उसमें आकृतियां दिखाई देने लगी। तीनों बच्चे, आदित्य और अंत में वसुंधरा। वह चित्र बाहर निकलने लगे, मानो दर्पण एक खुला दरवाजा बन गया हो। प्रतीक डरते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? दर्पण के भीतर से एक भारी आवाज आई, जो मेरा था उसे लौटा दो। अचानक प्रतीक के आसपास छोटे छोटे बच्चों के हाथों का दबाव महसूस हुआ। उसकी लालटेन बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। घुप अंधेरे में आखिरी चीज जो उसे दिखाई दी वो था दर्पण के दूसरी तरफ उसका अपना ही प्रतिबिंब, जो धीरे धीरे उससे अलग होकर दर्पण के भीतर खींच रहा था।
जैसे वो उसका दूसरा रूप हो। और फिर गहरी चीख और साथ ही दर्पण टूट गया। उस रात के बाद प्रतीक कभी नहीं मिला। पुलिस ने सिर्फ टूटा दर्पण, बिखरा कांच और बच्चों के पद चिन्ह पाए। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है कि लोग कहते हैं अब हवेली की खिड़की में एक नया चेहरा दिखाई देता है, लाल आंखों के साथ। कुछ कहते हैं वो वसुंधरा है, कुछ कहते हैं वो प्रतीक है जो अब भी वहाँ फंसा हुआ है। लेकिन एक बात तय है, अगर आप कभी पुणे की कांचवाड़ी हवेली के पास जाएं, तो खिड़की में झांकने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जो अंदर रहता है वो आपको अंदर बुलाने का इंतजार कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की हॉन्टेड कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें हॉन्टेड कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई और हॉन्टेड कहानी के साथ।